गुड मॉर्निंग क्लास। आज आपका टॉपिक है प्रक्षेप गति, प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रक्षेप गति पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि ये होता क्या है। इसके पहले आप लोगों को ऋजुरेखी गति पता होना चाहिए कि ऋजुरेखी गति क्या होती है। तो ऋजुरेखी गति यहाँ पे लिख देना चाहिए। ऋजुरेखी गति मोशन along a straight line। मोशन along a straight line, ये आपका पीछे एक चैप्टर भी था पूरा ऋजुरेखी गति का। क्या होता है कि यदि कोई पिंड जो है इस प्रकार गति कर रहा हो कि जो उसका वेग है, वेग की दिशा और उस पर जो कार्य त्वरण है वो प्रत्येक स्थिति में क्या रहे, एक दूसरे के समांतर है। तो पिंड की इस प्रकार की गति को हम लोग क्या बोलते हैं, ऋजुरेखी गति, है ना। जैसे मान लो कोई पिंड ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकी गई, यहाँ से सीधा ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकी गई कोई प्रारंभिक वेग बिंदु से। अब जानते हो जो अब ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकी गई तो इस पर जो कार्य करेगा त्वरण वो तुम्हारा कैसा होगा, गुरुत्वीय त्वरण। और जानते हो कि गुरुत्वीय त्वरण सदैव इधर ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर कार्य करती है। मतलब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पिंड के वेग की दिशा और गुरुत्वीय त्वरण की दिशा दोनों क्या है, एक दूसरे के समांतर है। इसके विपरीत यदि पिंड को हम क्या करें, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर भी फेंके, ठीक है, एकदम ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर, तब भी क्या होगा, आपका जो गुरुत्वीय त्वरण का मान होगा और पिंड के वेग की दिशा दोनों क्या होगी, एक दूसरे के समांतर होंगे। तो इस प्रकार की गति को हम लोग क्या बोलेंगे, ऋजुरेखी गति, ठीक है, मोशन एलॉन्ग स्ट्रेट लाइन। इसके बाद आता तुम्हारा प्रक्षेप गति। प्रक्षेप गति में क्या होता है कि हम पिंड को एकदम ऊर्ध्वाधर न फेंक कर उसको क्या करते हैं, ऊर्ध्वाधर से भिन्न दिशा में, ठीक है, मान लीजिए हमने इधर फेंक दिया या इधर फेंक दिया किसी पार्टिकुलर एंगल पर, इधर थीटा या इधर कुछ किसी विशेष एंगल पर ऊर्ध्वाधर दिशा से भिन्न दिशा में किसी दिशा में फेंक दें तो पिंड क्या करता है कि एक वक्राकार पथ पर गति करता है, ठीक है, ऐसे गति करके यहाँ मान कहीं पर गिरेगा। इस प्रकार की गति को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रक्षेप गति। आप लोग एग्जाम्पल काफी इसका तो प्रैक्टिकल लाइफ में देखे होंगे, है ना, आप लोग करते हैं। जैसे फुटबॉल हम लोग खेलते हैं तो फुटबॉल को किक मारने पर क्या होता है, एक वक्राकार, मान लीजिए यहाँ फुटबॉल है, यहाँ हमने उसको एक किक मारी तो क्या होता है, एक वक्राकार पथ पर गति करते हुए फिर दूसरे स्थान पर पहुंच जाता है, ठीक है। ये हो गया इसका एग्जाम्पल। तोड़ से छूटे गुल्ले की गति, ठीक है। और भी काफी एग्जाम्पल है, जैसे बल्ले द्वारा गेंद को मारी गई गति, वो सारी तुम्हारी कैसे होती है, प्रक्षेप गति होती है। इसमें क्या होता है, ऋजुरेखी गति में तुम्हारा क्या था कि जो तुम्हारा पिंड के वेग की दिशा और गुरुत्वीय त्वरण क्या थे, दोनों एक दूसरे के समांतर थे। लेकिन प्रक्षेप गति में क्या होता है कि यहाँ मान लीजिए कोई पिंड था, यहाँ हमने इसको किसी प्रारंभिक वेग बिंदु से इधर फेंका, ठीक है, यहाँ पर इसका गुरुत्वीय त्वरण इधर नीचे की ओर कार्य कर रहा है। फिर मान लीजिए पिंड यहाँ पर पहुंचा, यहाँ पर वेग की दिशा इधर है, फिर इधर तब भी इधर गुरुत्वीय त्वरण क्या है, इधर नीचे की ओर। यहाँ पर पहुंचा पिंड, यहाँ पर वेग की दिशा इसकी है, गुरुत्वीय त्वरण उधर क्या है, नीचे की ओर। इससे आप क्या समझ रहे हो कि जो पिंड के वेग की दिशा होती है और गुरुत्वीय त्वरण की दिशा वो दोनों क्या होती है, भिन्न होती है। मतलब प्रक्षेप गति में जो पिंड के वेग की दिशा और गुरुत्वीय त्वरण की दिशा दोनों क्या होती है, भिन्न होती है। तथा इस वेग का मान इस गुरुत्वीय त्वरण के कारण क्या होता है, बदलता रहता है। मान लीजिए यहाँ से पिंड फेंकी गई, ठीक है, यहाँ पहुँचते पहुँचते इसकी वेग की गति क्या होगी, वेग क्या होगा, धीरे धीरे कम होता जाएगा गुरुत्वीय त्वरण के कारण। उच्चतम बिंदु पर क्या होगा, वेग एकदम कम हो जाएगा, फिर धीरे धीरे नीचे की ओर आएगा, फिर इसका वेग बढ़ता जाएगा और प्रारंभिक यहाँ पर पहुंचेगा तो ये फिर क्या कर लेगा, अपनी प्रारंभिक अवस्था को प्राप्त कर लेगा, है ना। ये होता है प्रक्षेप गति में, जो पिंड का वेग होता है और गुरुत्वीय त्वरण की दिशा वो क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। अब इसको आप लोग एग्जाम्पल ऐसे कैसे डिफाइन करेंगे कि प्रक्षेप गति होता क्या है। तो क्या करेंगे कि यदि किसी पिंड को ऊर्ध्वाधर दिशा से भिन्न दिशा में, ठीक है, किसी कोण पर फेंका जाए तो पिंड क्या होती है, एक वक्राकार पथ पर गुरुत्वीय त्वरण के अंतर्गत क्या होती है, गति करने लगती है। तो पिंड की इस प्रकार की गति को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रक्षेप गति। एग्जाम्पल में बताया जैसे तोप से छूटे गोले की गति, ठीक है, बैट द्वारा बॉल को मारने पर बॉल की गति, फुटबॉल खेलने पर फुटबॉल की गति, ये सब तुम्हारे क्या है, प्रक्षेप गति के एग्जाम्पल है। अब इसमें तुम्हारा क्या आता है कि प्रक्षेप गति के घटक, ये इंपॉर्टेंट चीज है आपका। प्रक्षेप गति के घटक, या इसको आप वेग की गति, वेग के घटक भी कह सकते हो, वेग के घटक, ठीक है। यहाँ मान लीजिए आपका कोई पिंड था, यहाँ पर प्रारंभिक अवस्था में इसको क्षैतिज से थीटा कोण पर क्या किया जाता है, प्रारंभिक वेग बिंदु से फेंका जाता है, ठीक है। यहाँ पर आपका कोई पिंड है,
इसको क्षैतिज से थीटा कोण पर यू वेग से क्या किया जाता है, फेंका जाता है। अब इस वेग को हम क्या कर सकते हैं, दो घटकों में विभाजित कर सकते हैं। एक होता है इसका लंब घटक, यह है तुम्हारा लंब घटक, लंब घटक या ऊर्ध्व घटक भी कहते हैं, लंब घटक या ऊर्ध्व घटक। और नीचे वाले को हम क्या कहते हैं, क्षैतिज घटक। नीचे वाले को क्या कहते हैं, क्षैतिज घटक। यू का क्षैतिज घटक चूंकि इधर x दिशा है, इधर y दिशा है, यू का क्षैतिज घटक हम लोग क्या लिखेंगे, ux, ठीक है। और ऊर्ध्व घटक क्या लिखेंगे हम लोग, uy। ये तुम्हारे कोई जरूरी नहीं कि ये तुम्हारा जो प्रक्षेप गति में बताया गया है, ठीक है। यू का क्षैतिज घटक होता है ux और ऊर्ध्व घटक क्या होता है uy। ये किसी भी तुम्हारी भौतिक राशि के लिए, मान लो कोई बल है, ठीक है, वो लग रहा है क्षैतिज से थीटा कोण पर, तो उसका भी इसी तरह क्षैतिज घटक fx और ऊर्ध्व घटक क्या होगा, fy। और भी तुम्हारा जो संवेग है उसका क्षैतिज घटक ftx और ऊर्ध्व घटक क्या होगा, ty। अब जैसे मान निकालना हो उनको, ये तुम्हारा क्या है, क्षैतिज घटक यहाँ लिख दिया ऐसे, क्षैतिज घटक और ऊर्ध्व घटक। अब जैसे इसका मान हमको निकालना हो, तो अब जैसे क्या कीजिए कि यहाँ जैसे आपको ऐसे ऐसे थोड़ा खींच दीजिए, ठीक है। ये आपका कुछ चतुर्भुज टाइप का बन गया, ठीक है। ये आपका क्या है, समकोण त्रिभुज नहीं बन रहा है, ये समकोण त्रिभुज बन रहा है। अब ये y है, ये भी इसके समांतर, ये भी क्या हो जाएगा तुम्हारा y हो जाएगा। अब यहाँ जैसे हमने लिखा कि cos थीटा, cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, यहाँ से हमने क्या लिख दिया, ux अपान कर्ण कितना तुम्हारा u है, ठीक है। यहाँ से ux बराबर कितना हो गया, u cos थीटा। मतलब इस प्रारंभिक वेग का तुम्हारा क्षैतिज घटक ux कितना आ गया तुम्हारा, u cos थीटा, ठीक है। इसी तरह मान लो हमको ऊर्ध्व घटक निकालना हो, तो यहाँ से जैसे हमने लिखा sin थीटा, sin थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। लंब कितना तुम्हारा uy, ठीक है, कर्ण कितना है u। यहाँ से uy का मान कितना हो गया, u sin थीटा। uy का मान कितना आ गया आपका, u sin थीटा। तो इसका लंब घटक क्या हो गया, ऊर्ध्व घटक u sin थीटा। अब ये चीज आप लोग हमेशा याद करके रखिए कि किसी भी चीज का, किसी भौतिक राशि के क्षैतिज घटक में सदैव क्या होता है, cos थीटा होता है, और ऊर्ध्व घटक में सदैव क्या होता है, sin थीटा। और ये आया कैसे, ये हमने बता दिया। इसको मान लीजिए समकोण त्रिभुज है, यहाँ से cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण से हमने ux का मान ज्ञात कर लिया, और sin थीटा बराबर लंब बटे कर्ण से हमने किसका मान ज्ञात कर लिया, uy का मान ज्ञात कर लिया। तो क्षैतिज घटक आपका कितना है, ux बराबर u cos थीटा, और uy बराबर कितना आ गया तुम्हारा, u sin थीटा, ठीक है। ये चीज। अब इसके बाद आप लोगों को प्रक्षेप गति में चार चीजें आपको पढ़नी होंगी। तो चार चीजें कौन सी हैं कि आपको दिखाना होता है। सबसे पहला है कि प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है। दूसरा आपको इसका उड्डयन काल निकालना होता है। मैं लिख दीजिए उड्डयन काल। उड्डयन काल मतलब जितने समय तक पिंड क्या होता है, अपने प्रारंभिक बिंदु से उच्चतम बिंदु तक पहुंचता है, फिर उच्चतम बिंदु से क्या होता है, फिर नीचे आ जाता है। तो उससे हम क्या बोलते हैं, उसमें लगे समय को क्या बोलते हैं, उड्डयन काल। तीसरा होता है प्रक्षेप की ऊंचाई। प्रक्षेप की ऊंचाई। और चौथा क्या है, प्रक्षेप का परास। प्रक्षेप का पथ परवलयाकार, जो अभी डेफिनेशन में बताया गया कि प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है, वो आपको एक मैथमेटिकल इक्वेशन द्वारा प्रूव करना होता है कि हाँ दिखाइए कि प्रक्षेप का पथ क्या होता है, परवलयाकार। दूसरा क्या है, उड्डयन काल। उड्डयन काल वह समय होता है जिसमें क्या होता है, कोई पिंड अपने प्रारंभिक बिंदु से उच्चतम बिंदु तक पहुंचते हैं, फिर क्या होते हैं, नीचे आ जाते हैं। तो उस दौरान उस दूरी को तय करने में लगा समय क्या बोलते हैं हम लोग, उड्डयन काल। प्रक्षेप की ऊंचाई मतलब पिंड अपने प्रारंभिक बिंदु से उच्चतम बिंदु तक जहां तक जाती है उसे क्या बोलते हैं, प्रक्षेप की ऊंचाई। और प्रक्षेप का परास। प्रक्षेप का परास मतलब प्रक्षेप, यहाँ मान लीजिए यहाँ पे आपका पिंड था, ठीक है, परवलयाकार पथ द्वारा गति करते हुए यहाँ तक पहुंचा, तो ये जो दूरी होती है ये क्या कहलाती है, हमारी परास। तो ये चार चीजों को निकाल देते हैं। जैसे पहला आपको प्रूव करना है कि सिद्ध कीजिए कि प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है। इसमें क्या करेंगे आप लोग देखिए,
प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है। मान लीजिए यहाँ पर आपको कोई पिंड है, ठीक है, क्षैतिज से थीटा कोण पर क्या होता है, फेंका जाता है प्रारंभिक वेग u से। क्षैतिज घटक इसका क्या हो जाएगा, u बराबर u cos थीटा, और ऊर्ध्व घटक u y बराबर कितना हो जाएगा, u sin थीटा। यहाँ लिख दीजिए कि पहले ऐसे थ्योरी लिखेंगे इसका कि माना एक पिंड प्रारंभिक बिंदु O से, ठीक है, क्षैतिज से थीटा कोण बनाते हुए प्रारंभिक वेग u से फेंका जाता है। तो इस वेग का क्षैतिज घटक ux बराबर u cos थीटा और uy बराबर कितना है, u sin थीटा। अब आपको ध्यान रखना है कि जो गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है, ठीक है, g, वो केवल ऊर्ध्व घटक को प्रभावित करता है। जो आपका g का मान है वो केवल क्या करता है, ऊर्ध्व घटक को। चूंकि क्षैतिज घटक आप लोग जानते हैं क्षैतिज तल पर स्थित है, तो इसमें गुरुत्वीय त्वरण का कोई प्रभाव नहीं होगा। तो यहाँ आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जो uy अर्थात ऊर्ध्व घटक uy का मान g के कारण लगातार बदलता रहता है, ठीक है। इसके बाद हमने लिखा कि माना t समय में पिंड का क्षैतिज विस्थापन बराबर x तथा ऊर्ध्व विस्थापन मान लिया कितना है, ऊर्ध्व विस्थापन कितना है, y। अब जैसे हमको क्षैतिज विस्थापन निकालना है, तो यहाँ पे लिखा x, मतलब यहाँ लिखा हमने पहले क्षैतिज विस्थापन क्या होगा, क्षैतिज वेग गुणे समय। अरे आप लोग वो फॉर्मूला जानते हो क्या होता है, दूरी बराबर 4 गुणे समय, वही क्षैतिज विस्थापन बराबर क्षैतिज वेग गुणे समय। क्षैतिज विस्थापन आपको कितना था, x था, क्षैतिज वेग क्या है आपका ux, और समय आपने कितना लिया है, t लिया है, ठीक है। यहाँ से आप लोग t का मान निकाल लीजिए, t बराबर कितना आ गया आपका x अपॉन ux, या क्या लिख सकते हैं इसको, t बराबर x अपॉन u cos थीटा। t का मान आपका कितना आ गया, x अपॉन u cos थीटा। अब अगले क्वेश्चन में आप लोगों ने क्या लिखा कि ऊर्ध्व विस्थापन जैसे y निकालना है आपको, y कैसे निकालेंगे। आप लोग जानते हैं गति का द्वितीय समीकरण क्या होता है, s बराबर ut प्लस हाफ एट स्क्वायर। ये आपका गति का द्वितीय समीकरण होता है ना, s बराबर ut प्लस हाफ एट स्क्वायर। अब ऊर्ध्व विस्थापन निकालना है, तो यहाँ पर विस्थापन क्या लेंगे, s की जगह पे हमने लिखा ऊर्ध्व विस्थापन आपका y, ठीक है। u जो होता है तुम्हारा क्या होता है, वेग होता है। अब ये ऊर्ध्व विस्थापन है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, ऊर्ध्व वेग लिखी है ना, यहाँ क्या लिख दिया हमने, uy, t लिखा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, एक ही जगह पे तो g लिखना है हमको तो पता है। अब लेकिन चूंकि जानते हो कि गुरुत्वीय त्वरण का मान सदैव ऊर्ध्वाधर क्या होता है, नीचे की ओर कार्य करता है, तो यहाँ g का मान हम क्या लिखेंगे, ऋणात्मक लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ हमने क्या लिखा, माइनस हाफ g t स्क्वायर। ऊर्ध्व विस्थापन का फॉर्मूला क्या आ गया, और y बराबर uy माइनस हाफ g t स्क्वायर, ठीक है। यहाँ आगे लिखिए y बराबर uy का मान आपका कितना है, u sin थीटा, t का मान कितना निकाले हैं, x अपॉन u cos थीटा माइनस हाफ g। t का मान कितना निकाले आप लोग, x अपॉन u cos थीटा, x अपॉन u cos थीटा, इसका क्या है, होल स्क्वायर है। यहाँ से u से u कैंसिल हो गया, y बराबर कितना आ गया आपका, तो इस sin थीटा मान cos के बराबर, जान sin थीटा मान cos थीटा किसके बराबर होता है, tan थीटा के बराबर। तो यहाँ आपने क्या लिखा, y बराबर x tan थीटा माइनस हाफ g x स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ये आपका प्रूफ होगा, ये आपके परवलय का समीकरण होता है। देखो परवलय का समीकरण हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे, परवलय का समीकरण होता है y स्क्वायर बराबर 4x। परवलय का समीकरण होता है y स्क्वायर बराबर 4x। ये आपको बड़े अक्षरों में पढ़ने को मिलेगा। इसमें क्या होता है कि एक जो वेरिएबल होता है उस पर 2 घात होती है और दूसरे वेरिएबल पर केवल 1 घात। इस तरह का अगर आपको कोई इक्वेशन दिख जाए तो समझ जाइए कि परवलय का समीकरण। जैसे आपको लास्ट में इक्वेशन प्राप्त हो रहा है, इसमें y की पावर देखिए 1 है और x की पावर क्या है 2 है, तो ये आपका समीकरण किसको प्रदर्शित कर रहा है, एक परवलय को। तो इससे ये सिद्ध होता है कि जो प्रक्षेप का पथ होता है वो आपका कैसा होता है, परवलय का होता है, ठीक है। अगले लेक्चर में हम लोग इसका उड्डयन काल का मान निकालेंगे।